गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू डीएम पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासरूम। और आज मैं कंटिन्यू करूंगा अपना क्लास 10th का फिज़िक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। और आज बताऊंगा इस चैप्टर में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हीटिंग इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस करता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब हम किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उसमें क्या होता है फिर कि हीट प्रोड्यूस होती है। अब कितनी हीट प्रोड्यूस होती है वो डिपेंड करता है कि हमारा कंडक्टर किस टाइप का है, हमारा रजिस्टर किस टाइप का है, हमारा सर्किट किस टाइप का है, उसमें कितने एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और कितने टाइम के लिए फ्लो हो रहा है। तो जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल होता है। इसको यूज़ करके हम बहुत सारी चीज़ें ऑपरेट करते हैं। जैसे हमारे घर में रूम हीटर होता है जो आजकल हम सर्दियों में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हीटिंग इफेक्ट पर काम करता है। जो इलेक्ट्रिक बल्ब, जो आइंस्टाइन वाला जो इलेक्ट्रिक बल्ब था, अब भी है, जो जिसमें फिलामेंट होता है, वो हीटिंग इफेक्ट पर काम करता है। हमारा टोस्टर, हमारी आयरन यानी प्रेस, ये सारी चीज़ें, हमारा गीज़र जिससे हम नहाते हैं पानी गर्म करके, ये सारा हीटिंग इफेक्ट पर काम करता है। तो यहाँ समझने वाली बात हमारे लिए ये है कि जब करंट किसी रजिस्टर से पास होता है या किसी कंडक्टर से भी पास होता है तो भी वो क्योंकि उस कंडक्टर की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है, और जब उसके कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है तो वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। इसी को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसकी डेफिनेशन आप बुक में से भी देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें हम पढ़ेंगे जूल्स लॉ, और जूल्स लॉ हमें ये बताता है कि कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। इसके लिए आपके बुक में एक छोटा सा फार्मूला दिया हुआ है। और जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ये सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है किसी भी डिवाइस की पावर पर। पावर क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट सेगमेंट में बताऊंगा इसी चैप्टर के। पावर को हम ब्रीफ में हम यहाँ ये समझ सकते हैं कि किसी भी अप्लायंसेस की, किसी भी एपरेटस की काम करने की जो कैपेसिटी होती है उसको पावर कहते हैं। उसकी जो एफिशिएंसी होती है काम करने की, वो उसको हम पावर कहते हैं। जैसे कि कोई भी एपरेटस है, हमारी आयरन है, हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है, हमारा रूम हीटर है, वो कितना करंट कंज्यूम करेगा वर्क करने में, उसको हम कहेंगे उसकी पावर। तो ये तो बात हुई पावर की। अब यहाँ पर एक छोटे से फार्मूले की बात कर लेते हैं। अगर हमें कैलकुलेट करनी है पावर किसी भी सर्किट की, तो P जो होता है पावर को हम P से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये P इक्वल्स टू वी क्यू अपॉन टी इज इक्वल टू वी आई। इनमें आपस में एक रिलेशन होता है। मान लीजिए कि किसी सर्किट की पावर P है, उसमें V जो है उसकी वोल्टेज है, Q उसमें चार्ज फ्लो हो रहा है टाइम T में। और तो ये सारी चीज़ें, P जो होगा वो किसके इक्वल होगा V इंटू क्यू अपॉन टी के इक्वल होगा। और ये दोनों चीज़ें, मतलब ये जो इक्वेशन है पूरी की पूरी P इज इक्वल टू वी क्यू अपॉन टी, ये इक्वल होती है V इंटू आई के, वोल्टेज और करंट के प्रोडक्ट के। और जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम किसी भी सर्किट को एनर्जी सप्लाई करते हैं तो वो एनर्जी जो होती है वो पावर और टाइम का प्रोडक्ट होती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो P इंटू टी है वो इक्वल्स है V, I और T के, यानी वोल्टेज, करंट और टाइम के। तो इसी के हिसाब से जो अगर हमें पता करना है कि कितनी हीट निकलेगी किसी भी रजिस्टर से, तो हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो है H इज इक्वल टू VIT। यानी कि जो हीट जनरेटेड है या हीट डिसिपेटेड है, डिसिपेटेड कहते हैं हीट निकलने को, हीट जनरेट करने को, तो उसका फार्मूला होता है हमारे पास H इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी, यानी कि वोल्टेज, करंट और टाइम। ये जो होती हैं ये हीट के समझ लीजिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तीनों चीज़ें एक दूसरे के। और अगर हम इस पर ओम्स लॉ अप्लाई कर देते हैं तो फिर ये इक्वेशन बन जाती है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। यानी कि जो हीट है हम ये भी कह सकते हैं कि वो करंट का स्क्वायर होती है और रेजिस्टेंस और टाइम का प्रोडक्ट होती है। करंट के स्क्वायर मतलब करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस इंटू टाइम, ये भी हम कह सकते हैं। और ये जो इक्वेशन है हमारी H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, यही है हमारा जूल्स लॉ। इसको हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ये कहता है कि किसी भी कंडक्टर में जो हीट प्रोड्यूस होती है वो किन चीज़ों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सबसे पहले करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दूसरा प्रोपोर्शनल है उसकी रेजिस्टेंस के, और तीसरा प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली उसमें टाइम के, कितने टाइम के भी करंट फ्लो हो रहा है। यही है हमारा जूल्स लॉ। यानी जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम ये बता सकते हैं कि कोई रजिस्टर कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा या कोई कंडक्टर कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा किसी भी सर्किट में। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बताता हूँ। इससे जो अगला हमारा टॉपिक है वो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ
हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आपको इस टॉपिक की शुरुआत में ही बता चुका हूँ कि इसको हम चीज़ों को गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट से जहाँ हमें कोई चीज़ गर्म करनी होती है हम उसके लिए इस इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। यानी हम इलेक्ट्रिक करंट को किसी रजिस्टर में से पास करते हैं, उससे जो हीट जनरेट होती है उसको हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। और आपने अक्सर देखा होगा कि जब पंखा वगैरह चलाते हैं तो वो गर्म हो जाता है, या इलेक्ट्रिक बल्ब आप जलाते हैं तो वो गर्म हो जाता है काफ़ी देर तक। ये एलईडी बल्ब नहीं, जो फिलामेंट वाला बल्ब होता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। एलईडी बल्ब भी गर्म होता है लेकिन उसका टेम्परेचर उतना नहीं होता जितना कि उसका होता है। तो ये सब इसी वजह से होता है क्योंकि थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस सभी तरह की डिवाइसेस ऑफर करती हैं। सभी डिवाइसेस की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है और उन्हीं रेजिस्टेंस से जूल्स इफेक्ट की वजह से, जूल्स इफेक्ट ऑफ हीटिंग की वजह से वो एनर्जी प्रोड्यूस होने की वजह से गर्म होते हैं। अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर मतलब करंट की पावर। करंट की पावर को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी जो अप्लायंसेस है, कोई भी करंट है या कोई भी हमारा कंडक्टर है, वो कितना करंट कंज्यूम करता है उसको हम कहते हैं उसकी पावर। वो कितना करंट अपने अंदर यूज़ करता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। यहाँ आपकी बुक में भी लिखा हुआ है इसके बारे में। अब इसका फार्मूला भी है, P = V/I। अगर हमें पावर कैलकुलेट करनी है तो हम वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे हम और भी फार्मूला बना सकते हैं जैसे कि P = I²R, और या फिर हम बना सकते हैं P = V²/R। यानी इन तीनों क्वांटिटीज़ को हम अदल बदल कर निकाल सकते हैं और इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। इसकी पावर की ऐसा यूनिट जो होती है वाट होती है, लेकिन वाट जो है थोड़ी छोटी यूनिट होती है। छोटी यूनिट मतलब हम ज़्यादा बड़ी अगर हम वैल्यू मेज़र करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू आएगी। इस वजह से हम इस वाट की जगह हम कॉमर्शियल स्केल पर या बड़े स्केल पर नापने के लिए किलो वाट यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम KW से रिप्रेजेंट करते हैं। और 1 किलोवाट होता है 1000 वाट के इक्वल। जैसे कि और भी हम बहुत सारी चीज़ें हम समझ सकते हैं कि भाई ये इसके इक्वल होती है, ये इसके इक्वल होती है। इसी टाइप से जो 1 वाट होती है ये 1 किलोवाट जो है ये 1000 वाट के इक्वल होती है। और इसकी जो यूनिट होती है SI यूनिट, वो होती है हमारी वोल्ट पर एम्पेयर। हम इसको एक तरह से और ड्राइव कर सकते हैं। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज़ वाट। ये मैं आपको पहले ही बात बता चुका हूँ मैं आपको। और हम ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको, अगर हमें 1 वाट का पता करना है तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं 1 वाट यानी 1W = 1 वोल्ट × 1 एम्पेयर = 1 वोल्ट पर एम्पेयर। तो मैंने आपको बताया था कि 1000 वाट के इक्वल होता है। अब इनमें एक रिलेशन यहाँ बुक में आपके दिया हुआ है। अच्छा, क्योंकि पावर कंजम्पशन जो होता है ये पर आवर के हिसाब से होता है। यानी कि अगर हम ये कह सकते हैं कि अगर 1 एम्पेयर का करंट 1 सेकंड के लिए या 1 यूनिट टाइम के लिए एक कंडक्टर में फ़्लो हुआ और 1 वोल्ट वहाँ पर थे, तो हम ये कह सकते हैं कि पर आवर जो कंजम्पशन हुआ उसको हम मेज़र कर सकते हैं 1 किलोवाट आवर में। क्योंकि टाइम के साथ साथ मैंने आपको पहले बताया था कि टाइम का प्रोडक्ट है, कितनी हीट प्रोड्यूस होगी वो टाइम का प्रोडक्ट है। टाइम पर भी डिपेंड है कि कितना करंट कितने टाइम के लिए सर्किट में फ़्लो हुआ। तो इसी वजह से हम किलोवाट को सिर्फ सिंगल नहीं नापते, इसको हम किलोवाट आवर के साथ नापते हैं। क्योंकि पर आवर हम ये नापते हैं कि उस डिवाइस ने कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करी घंटे के हिसाब से। तो इसको हम निकाल भी सकते हैं क्योंकि हमें 1 किलोवाट का भी पता होता है और 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं ये भी पता होता है। तो हम इसकी कांस्टेंट वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे कि 1 किलोवाट आवर = 1000 वाट × 3600 सेकेंड। भाई 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 1000 वाट। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3600 सेकेंड से, जो कि हमारे 1 घंटे में होते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 3.6 × 10⁶ वाट पर सेकेंड। वाट पर आवर नहीं आया आंसर हमारा, ये पर सेकेंड आंसर आया है। और इसी को हम कह सकते हैं 3.6 × 10⁶ जूल। यानी कि 1 किलोवाट में हम ये भी कह सकते हैं कि 3.6 × 10⁶ जूल एनर्जी खर्च होती है। यहाँ बुक में आपकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात और दी हुई है, वो भी मैं क्लियर कर दूँ आपको। हम लोग ये सोचते हैं कि हम जो इलेक्ट्रॉन्स इस्तेमाल करते हैं हम उनका बिल चुकाते हैं बिजली वालों को, लेकिन हम उनका बिल नहीं चुकाते। हम एक्चुअली उस पावर का, उस एनर्जी का बिल चुकाते हैं जो इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए वो हमको प्रोवाइड करवाते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी हाउस जो होता है, जो हमारा जो टरबाइन के थ्रू जो हमारे घर में जो एनर्जी आती है,
तो वो दरअसल वो एनर्जी होती है जो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स जो मौजूद हैं हमारे वायर्स में उनको मूव कराती है। तो ये हमारा लास्ट वीडियो था इस चैप्टर का। मैं उम्मीद करता हूँ चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप स्कूल ग्रुप में मैसेज डाल के या स्कूल आकर, जैसे आप स्कूल आते हैं तो आप उससे पूछ सकते हैं। और इसके न्यूमेरिकल्स जो हैं वो मैं आपको क्लास में कराऊंगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले चैप्टर के किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग DM पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लास।